दोस्तों नमस्ते। मैं शैलेश भारतवासी नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2024 के हिंदी युग के स्टॉल से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। विश्व पुस्तक मेला कई सालों से इसी स्थान पर होता है। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2010 से हिंदी युग लगातार विश्व पुस्तक मेले का हिस्सा हो रहा है। तरह तरीके से हिंदी युग इस पुस्तक मेले में अपने पाठकों से और अपने शुभचिंतकों से जुड़ने की कोशिश करता है। यह मेला 9 दिनों तक चलेगा। आज इसका पहला दिन है। यह मेला 18 फरवरी 2024 को समाप्त होगा। रोजाना सुबह प्रगति मैदान के हॉल नंबर 2, 3, 4, 5 में हजारों स्टॉल लगे हुए हैं। सुबह 11 बजे से 8 बजे तक आप इसमें आ सकते हैं। इस विश्व पुस्तक मेले के हिंदी युग के स्टॉल पे हम हिंदी युग के तमाम लेखकों से मिलने और बात करने की कोशिश करेंगे। लंबे समय से हिंदी युग से जुड़े लेखक विवेक कुमार हमारे साथ उपस्थित हैं। विवेक जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए। तो विवेक जी, आप विश्व पुस्तक मेला में कितना आते रहे हैं, कितनी बार आप आए हैं, कब पहली बार आप आए? मेरे ख्याल से मैं पहली बार 2012 में आया था। अच्छा। उसके बाद से हर साल तो नहीं, लेकिन लगभग अधिकतर सालों में आया हुआ हूँ। अच्छा। तो जहाँ तक मेरी जानकारी है आपकी, मतलब आप लखनऊ से हैं और 2012 में भी शायद आप लखनऊ ही रहते होंगे दो हजार या आप बारह में पढ़ाई कर रहे थे? नहीं, 2012 में मैं रहता था गाजियाबाद। 2013 में मैं गया हूँ लखनऊ। उसके बाद से फिर लखनऊ ही रहता हूँ। अच्छा, यानी कि जो विश्व पुस्तक मेला में आप आए तो जो पहली बार वो गाजियाबाद में गा, होने की वजह से आए, आप गाजियाबाद में लखनऊ से होने की चल वजह के से। नहीं हाँ, आए। हाँ। तो जब आप लखनऊ में थे तो क्या, चूंकि आप पढ़ने लिखने की दुनिया से जुड़े हुए थे, तो क्या आपको ऐसी कोई जानकारी थी कि नई दिल्ली में एक विश्व पुस्तक मेला होता है? हाँ, पहले से ही पता था। जब मैं छोटा था तब भी पता चलता था अच्छा। कि पुस्तक मेला होता है, क्योंकि हमारे शहर में भी लगता था, तो मैं कॉमिक्सें ढूंढने के लिए जाता था वहाँ पर। तो इसलिए मुझे पता था कि यहाँ होता है। तो 2012 में जब आप पहली बार आए थे तो कैसा लगा आकर के? 2012 में भी आया तो सबसे पहले मैं कॉमिक्सों के स्टॉल के चक्कर में ही आया था। तो तब तक तो लेकिन कॉमिक्स एक तरीके से, हाँ, मतलब हालाँकि हिंदी कॉमिक्स विशेष तौर पे हाँ, हाँ, हाँ। बहुत कम पढ़े जाने लगे थे और हाँ, हाँ, हाँ। कम दुकानें थी, उनके कम पब्लिशर्स थे। कम पब्लिशर थे, लेकिन ये पता था कि विश्व पुस्तक मेला में ही वो पब्लिशर मिल पाते हैं। जैसे नागराज ध्रुव के लिए जो राज कॉमिक्स थी, तो सबसे जी। पहले उसी आकर्षण की वजह से ही मैं पुस्तक मेला आना चालू किया था। अच्छा। फिर उसके बाद फिर धीरे-धीरे और भी मैंने किताबों में एक्सप्लोर किया। लेकिन ये है कि कॉमिक्स से मैंने पहले एक्सप्लोर की, प्रेमचंद को मैंने बाद में एक्सप्लोर किया। तो लेकिन जैसे जब आप इतना कॉमिक्स पढ़ते थे, हाँ, अमूमन मैंने देखा है कि ज़्यादातर दोस्तों आपको बता दूं, विवेक कुमार एक बहुत प्रचलित लेखक हैं हिंदी के। इनकी संग्राम सिंधु गाथा श्रृंखला नाम से, मतलब पुस्तकों की एक श्रृंखला है जिसके 2 खंड अब तक प्रकाशित हो चुके हैं, अर्थड़ा और मल्हार नाम से। और जिन पाठकों ने उनको पढ़ा है उनमें से ज़्यादातर लोग इनके मुरीद हैं और उसका तीसरा खंड बहुत लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे हैं लोग। तो मैं विवेक जी ये पूछना चाहूँगा, जो अभी आपने बोला कि आपका पढ़ने में कॉमिक्स में अधिक दिलचस्पी थी, है ना? तो आपने कभी कॉमिक्स लिखने के बारे में सोचा? नहीं या कॉम कि मैं, मतलब कभी लगता हो, जैसे आपने संग्राम सिंधु गाथा लिखा, ठीक है, तो वो जहाँ तक मतलब मेरी समझ है, मेरी जानकारी है, वो एक फैंटेसी है और वो हाई फैंटेसी है। और उस तरीके की फैंटेसी, मतलब वो फतासी जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो बहुत कम हिंदी में लिखे जाने की परंपरा रही है। और इधर के सालों में तो लगभग आपके अलावा मेरी जानकारी में एक दो और लोग लिख रहे हैं, और बहुत कम लोग मतलब एक तरह से लिख रहे हैं। मतलब दूसरे लोग लिख भी रहे हैं तो वो मिथकीय है, मतलब वो मिथकीय गल्प है या वो मिथकीय फंतासी है। लेकिन एक पूरी तरीके से, मतलब काल्पनिक दुनिया जिसका कोई रेफरेंस भी ना हो, ऐसा बहुत कम है। तो आपने उधर अटेम्प्ट किया, है ना? तो आपने कॉमिक्स में अटेम्प्ट क्यों नहीं किया, नहीं, देखिए, या मतलब क्या कभी मन किया लिखने? नहीं, मन तो किया है मेरा, अभी भी मन करता है कि मैं कॉमिक्स में अटेम्प्ट करूं, लेकिन एक थोड़ी सी लिमिटेशन आ जाती है कि कॉमिक्स किसी एक आदमी का कार्य नहीं है, उसमें पूरी टीम चाहिए और कई लोगों का वर्क उसमें लगता है। और लिखने में क्या है कि आप ही उसके डायरेक्टर हैं, आप ही एक्टर हैं, आप ही सारी चीज़ें हैं, तो आप एक डायरेक्टर की तरह सारा कंपाइल करके खुद ही पूरी दुनिया रच सकते हैं। तो ये तो है कि मन में आया था कि मैं इसे लिखूं। सबसे पहले तो मन में वही था कि मैं इसको इसी रूप में प्रस्तुत करूं, लेकिन वो लिमिटेशन की वजह से मैंने फिर लिखने का ज़्यादा सोचा। अच्छा। तो मतलब लेकिन अगर आपको कोई ऐसी टीम मिले, है ना, कोई ऐसा प्रकाशक आपको मिले जो आपको एक अपनी टीम दे कि भाई चलो ये है,
इलस्ट्रेटर, हाँ हाँ, तो आप ऐसा कुछ करना बिल्कुल चाहोगे। बिल्कुल 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 करना चाहूँगा। तो दोस्तों, एक और बात आपको मैं बताना चाहूँगा कि कल विवेक कुमार कृत जो संग्राम सिंधु गाथा है, उसके तीसरे खंड, जिसका अभी हम नाम नहीं बता रहे हैं, उसके आवरण का रिलीज होगा। तो आप सब लोगों के लिए खुशखबरी है कि अब आवरण रिलीज कर देंगे तो इनके ऊपर ये दबाव होगा कि जो भी उसमें लंबित कार्य हैं वो जल्दी से पूरा करें। तो बहुत जल्द आपको शायद इस साल के मध्य तक इसका तीसरा खंड पढ़ने को मिल सकता है। तो विवेक, मैं ये पूछना चाहूँगा कि 2019 में आपका दूसरा खंड आया, मल्हार, मल्हार। और ये 2024 है। तो आप बहुत ज़्यादा धैर्य की परीक्षा नहीं ले रहे हैं? मतलब ऐसा लगता है कि आपको कितने समय तक कोई इंतज़ार कर नहीं, सकता है? मुझे लगता है कि ये गलती हुई है। गलती क्या हो गई है, कुछ व्यक्तिगत समस्याएँ ऐसी थी जिनकी वजह से विलंब हुआ, और उसका जो भी उत्तरदायित्व सब मेरे ऊपर ही है कि ये गलती हुई है। लेकिन हाँ, लेकिन अब आ रही है, कम से कम आ रही है अभी तो। हम उसके बारे में देखते हैं। अच्छा, चलिए, तो ये बहुत अच्छी बात है कि तीसरा खंड आ रहा है, उसका बहुत जल्द आने वाला है। तो ये, अब ये तो आप प्रॉमिस दे ही देंगे पाठकों को कि जो मतलब चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, जहां तक भी जाए वो जल्दी जल्दी आएगा। हाँ, जल्दी-जल्दी आएगा। मतलब जल्दी जल्दी मतलब कितना? कोशिश तो ये रहेगी कि एक साल में 2-2 निकाल सकें तो और ज़्यादा बेहतर है, जी। जितनी जल्दी लिख सकें। जो पीछे तो लेकिन जिस तरह का उसका वितान है, जिस हाँ, तरह हाँ, का उसका वितान है। फैलाव है, तो अगर आप लगातार भी लिखते रहेंगे तो 6 महीने तो आपको लिखना ही पड़ेगा। हाँ, 6 महीने लिखना पड़ेगा, इतना बड़ा तो है। तो चलिए, ये हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो चौथा, पांचवा, छठवां और आगे जो भी खंड आएंगे, वो अगर साल भर में दो ना भी आ पाए तो एक साल में एक खंड तो जरूर आ जाएगा। तो विवेक, ये तो हो गई आपकी किताब की बात। मैं अगर ये पूछूं कि चूंकि ये इस तरह का लेखन हिंदी में कम है, हाँ, हाँ। तो आपको ऐसा लगता है कि अगर हिंदी में इसके लिखे जाने की परंपरा थोड़ी ज़्यादा रहती, तो आपको और पाठक मिलते? क्योंकि पाठकों को उस चीज़ की समझ नहीं है, उस तरह का संस्कार नहीं। एक पाठकीय संस्कार भी हाँ, चीज़ हाँ, होती पाठकीय है, संस्कार भी चीज़ या होती अभ्यास कह लीजिए। है। हम थोड़ा-सा पीछे जाते हैं। जैसे एक कथा होती है, कहानी होती है। कथा में कल्पना और नैतिकता का पुट होता है, कहानी यथार्थवादी होती है। तो भारत में पहले से ही जब प्रेमचंद लिखा करते थे, तब से कहानी की परंपरा चली आई। तो इस कहानी की परंपरा में यथार्थवादी होना इसका मुख्य तत्व है, किसी की वजह से वो कहानी कही जाएगी। अगर उसमें यथार्थवादी का पुट नहीं रहेगा तो उसे कथा में डाल दिया जाता है। तो कहानी लिखने का प्रचलन रहा, लेकिन कथाएं लिखने का प्रचलन यहाँ पर बड़ा कम रहा। तो और इस वजह से भी यहाँ पर मेरे ख्याल से फंतासी लिखी भी नहीं गई, क्योंकि फंतासी को उतना ज़्यादा हिंदी साहित्य में स्थान दिया भी नहीं जाता था। यहाँ पर था कि यथार्थवादी समस्याएं ज़्यादा हैं तो यथार्थवादी लिखा जाए। लेकिन अब जब मेरा अनुभव था, जब मैं छोटा था, तो अब एक छोटे पर हर एक बच्चे को या किसी को भी एक हीरो की ज़रूरत होती है, जिसकी तरह वो अपने बनना आप चाहता है। अनुसरण करना जी। हाँ, चाहे वो घर में एक पिता के रूप में होता है या फिर सोसाइटी में किसी को देखे। तब उस समय ज़्यादातर से जो हीरोज़ थे, जो हमारे फ़िल्मों के थे, सब उन्हीं को हीरो समझते थे और उन्हीं का ही अनुसरण करने का प्रयास करते थे। लेकिन फिर मेरे हाथ में कॉमिक्सें लगी, उसमें एक कैरेक्टर था ध्रुव। अब वो इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ उससे मैं कि मैंने उसी की वजह से विज्ञान पढ़ना शुरू किया। उसी की वजह से मैंने जीवन में कभी गाली नहीं दी, क्योंकि मेरा कैरेक्टर ध्रुव कभी गाली नहीं देता था। तो मैं इतना प्रभावित था। फिर मुझे लगा कि एक हीरो की होने की बड़ी सख्त ज़रूरत है। अगर हम और इन सब कथाओं से हम ज़्यादा प्रभावित होते हैं, खासकर बच्चे। तो जब मैं बड़ा हुआ तो फिर ये अभाव सा रहा कि इस तरह का जो साहित्य है या कुछ चीज़ें हैं हिंदी साहित्य में, और हमारे यहाँ भी बड़ा कम पढ़ने को मिलता, अंग्रेजी में भी बहुत कम ही लिखा गया है यहाँ पर। तो कुल मिलाकर के देखना रहता था तो बाहर की ओर देखना रहता था। बाहर देखने पर भी चूंकि मैं हिंदी भाषी था, तो उम्मीद ये रहती थी कि कहीं से अनुवादित मिले तो मैं पढूं। फिर ये बहुत बड़ा गैप था, मेरी बड़ी इच्छा थी। तो इसलिए जब मैंने शुरुआत भी किया लिखने का, तो मैंने सोचा कि भाई मैं उसी से ही शुरुआत करूं जिसकी मेरी इच्छा हो रही है और जिसमें पूरा गैप बना हुआ है। तो इसलिए मैंने फंतासी लिखना चालू किया कि इस गैप को मैं भरने का थोड़ा तो प्रयास करूं यहाँ पर। ओके। तो आप अगर मान लीजिए मैं ये पूछूं कि क्योंकि हिंदी साहित्य में इस तरह की रचनाएं कम हैं, लेकिन वैश्विक साहित्य में तो बहुत तरह के वैश्विक साहित्य में बहुत है। सबसे बहुत है। बड़ा जो मार्केट भी है, अगर वैसे भी देखा जाए, तो सबसे बड़ा फैंटेसी का ही आता है। फैंटेसी, उसके बाद हेल्प तो फैंटेसी सेल्फ हेल्प बुक। सबसे अधिक किन भाषाओं में लिखा जा रहा है? फैंटेसी ज़्यादातर से अंग्रेजी में ही लिखी गई हैं।
अच्छा। हाँ, और अंग्रेजी जैसे लिखी गई आपने एक और बार मुझे बताया था कि जापानीज भी बहुत। जापानीज लिखते हैं। जापानीज में उनकी कॉमिक्सें होती हैं। असल में जो ज़्यादातर से कॉमिक्सों का स्वरूप हम जानते हैं, जैसे जो यूरोपियन कॉमिक्स हैं या फिर जो अमेरिकन कॉमिक्स हैं, पश्चिमी देशों की जो कॉमिक्सें हैं, वो ज़्यादातर से खास एज ग्रुप को टारगेट करके लिखी जाती हैं। जैसे कि टीनेजर को लिखी गई हैं या फिर अधिक से अधिक 30 साल के लोग तक ही उससे एंटरटेन हो पाते हैं, उसे पढ़ते हैं। लेकिन जापानीज में जो है कैटेगरी, वो एक छोटे बच्चे से लेके एक बूढ़े तक के लिए पूरी एक रेंज बनाई जाती है। तो वहाँ तरह तरह की कहानियां रहती हैं, इसलिए वो वाली विधा लंबे समय से भी चलती आई है, तो विकसित होती रही है वहाँ पर। और यहाँ पर कॉमिक्सों का मतलब होता है, जब मैं पढ़ा करता था तब कॉमिक्सों का मतलब एक तरह का व्यसन माना जाता था। तो इसलिए अगर घर में किसी ने देख लिया भाई कॉमिक्स में पढ़ रहे हैं, तो फिर उसमें भर पिटाई पड़ती थी कि ये तुम क्या कर रहे हो, पढ़ना लिखना छोड़ के ये कर रहे हो। इसलिए यहाँ पर वो वाली परंपरा नहीं थी। ये बात है। अच्छा, एक और बात विवेक, कि जैसे बहुत सारे पाठकों को पता भी होगा कि आप पढ़ाई लिखाई से, मतलब आपने टेक्नोलॉजी में बीटेक, मतलब बैचलर डिग्री ली है, बीटेक है आप, तो क्या तकनीक की पढ़ाई ने भी फंतासी का जाल बुनने में कोई मदद की क्या? बहुत ज़्यादा जाल बुनने में मदद किया है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैंने तकनीकी पढ़ाई नहीं किया होता, तो किसी चीज़ को समझने का एक सिस्टमैटिक अप्रोच होता है, वो शायद मुझे कम आता है, और किसी को बताने का भी एक सिस्टमैटिक अप्रोच होता है। तो ये सब बहुत ज़्यादा सहायता की इस दुनिया को रचने के लिए, कि ये क्या है, यहाँ का पावर सिस्टम क्या है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये सब मैंने पढ़ा हुआ है अपने इलेक्ट्रिकल में। मैंने उसी को रियल वर्ल्ड में उतारने की कोशिश किया है, कैसे कैसे होता है। तो इकोनॉमिक्स जो है उसका, हालांकि इकोनॉमिक्स पढ़ को समझने के लिए तो तकनीक की पढ़ाई करना शायद जरूरी नहीं है, नहीं नहीं, जरूरी लेकिन नहीं। गणित अगर आपको आता है तो हाँ हाँ इकोनॉमिक्स को आप बेहतर ढंग। तो हाँ। दोस्तों, ये हैं विवेक, और बता रहे हैं कि संग्राम सिंधु गाथा पर ये लगातार काम करेंगे और जल्दी जल्दी इनकी किताबें आएंगी। तो आप उम्मीद करिए कि आने वाला साल फंतासी पढ़ने वाले पाठकों के लिए बहुत रोमांचक होने वाला है।